आज का हमारा टॉपिक है क्या, एनएलएम। प्रीवियस चैप्टर हमारा क्या था, काइनेमेटिक्स, जो हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने स्टडी किया था ऑल अबाउट मोशन, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D मींस प्रोजेक्टाइल मोशन अपन लोगों का आ गया था, ठीक है। तो वहां पे जितने टाइप की मोशन हो रही थी, मोशन के बारे में जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि कोई एक पार्टिकल जा रहा है, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। इक्वेशन ऑपोजिशन लगा के हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, अगर वो एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देता तो एक पार्टिकुलर टाइम बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, राइट। तो ये सब लोग वहां पे डाटा डिस्कस कर रहे थे, कितना वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मेनी मोर। बट पूरे होल चैप्टर हम लोगों ने कहीं ये बात ही नहीं किया कि द काज ऑफ मोशन, काज ऑफ मोशन, ठीक है, हम लोगों ने बात नहीं किया था काइनेमेटिक्स में। तो अब हम लोग इस चैप्टर में एनएलएम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, न्यूटन्स, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं ऐसे। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं काज ऑफ मोशन, कि जो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट से ऐसे जा रहा था, सडनली इसका मोशन चेंज कैसे हो गया, या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो मोशन में कैसे आ गया। जबकि काइनेमेटिक्स में रेस्ट से मोशन में, ठीक है, रेस्ट पे था तो जीरो इनिशियल वेलोसिटी थी, मोशन में आ गया तो जितने टाइम तक हमको वेलोसिटी या सॉरी डिस्प्लेसमेंट चाहिए हम लोग फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते थे। बट वहां पे हम यही बात कर रहे थे कि रेस्ट से मोशन कैसे आया। यहाँ हम लोग बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था अचानक मोशन में कैसे आया, इसकी मोशन या स्टेट कैसे चेंज हुई, अगर एक कांस्टेंट स्पीड जा रहा तो अचानक एक्सीलरेट कैसे हो गया, इसकी वेलोसिटी बढ़ने क्यों लगी, ठीक है। तो इन सब के पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के जो स्टेट में चेंज होता है या उसकी मोशन में जो चेंज होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। फोर्स कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फोर्स। तो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन मोशन, है ना, टू चेंज इन मोशन, या बोल सकते हो स्टेट में, है ना, टू चेंज इन मोशन। फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन मोशन। और बेसिकली डेफिनेशन तो अपन लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, छोटी क्लासों में आप लोग पढ़ लेते थे, फोर्स इज पुल और पुश। बट यहाँ थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं कि भाई फोर्स केवल पुल और पुश नहीं कर सकता, फोर्स कैन चेंज स्टेट, है ना। हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। मींस अगर वो रेस्ट स्टेट में है तो मोशन में ला सकता है, अगर मोशन में तो रेस्ट में ला सकता है। एंड फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। तो फोर्स क्या हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका शेप और साइज भी चेंज हो जाता है। तो ये सब फोर्स के क्या है, इफेक्ट है, या आप इसको डिफिनेशन बोल सकते हो कि किसी भी बॉडी की ओरिएंटेशन में या जो उसकी स्टेट चेंज हो रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स। तो फोर्स इज द फैक्टर। तो अगर हम बात करते हैं फोर्स, तो फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली फोर्स को हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं 2 टाइप्स में, है ना। और वैसे एक चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब इसके पहले देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली एक चैप्टर अलग से पढ़ा जाता है कि, ठीक है, बेसिकली हम लोग फोर्स बात करते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, हमारा आ जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट, कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड सेकेंड हमारा आ जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, या बेसिकली इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फील्ड फोर्स बोल देते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। या हम लोग बात करते हैं इसको फील्ड फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, फील्ड फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स मींस ये किसी ऑब्जेक्ट साथ कॉन्टैक्ट में आ करके उसके स्टेट को चेंज करता है, तो इसे फोर्स क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हो गया टेंशन, ठीक है ना, टेंशन ये कहाँ डेवलप होता है, यूरोप या स्टिक में डेवलप होता है। सेकेंडली हमारा आता है क्या, नॉर्मल फोर्स, जिसको अपन लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, ठीक है, रिएक्शन या फोर्स। थर्ड अपन लोगों का आता है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये भी हमारा क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। और इन सभी फोर्सेस का जो नेचर है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स जो नेचर है फोर्सेस का, वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आर फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक, ये अपन लोगों का है। अब अगर अपन लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो सिमिलर इस वजह से सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब नाम से सिंपली क्लियर है, ऐसे फोर्स जो किसी भी बॉडी की स्टेट में चेंज कर सकते हैं विदाउट कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसमें फोर्स में क्या, ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है भाई, अगर कहीं पे 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं तो उनके बीच फोर्स लगता है, वो अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, डिपेंड करता है उनके नेचर पे चार्जेस के। तो 2 चार्ज एक फाइनाइट सेपरेशन में रखे हो तब भी फोर्स उनको क्या करता है, या तो अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, मतलब उसकी स्टेट चेंज कर दिया। तो ऐसे फोर्स उसकी क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स। और ये विदाउट कमिंग कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट में आए बिना ही काम करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। थर्ड अपन लोगों को क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, कि कहीं पे 2 मैग्नेट रखे बाद तो उनके बीच मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तब भी ये एक दूसरे कॉन्टैक्ट में अपना इफेक्ट कर देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स हो गया ये सब। तो बेसिकली अपन लोगों को जो इंटरेस्ट होगा, है ना, इंटरेस्ट आप पार्ट होगा इस चैप्टर पढ़ने का, अपन लोग पढ़ेंगे टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो पहले पार्ट में एनएलएम हम लोग 2 पार्ट में स्टडी करते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोग देखते हैं कि आप एनएलएम पढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट ला, सेकंड ला, फिर सेकंड ला के ढेर सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे जैसे हम लोग, ठीक है, पढ़ेंगे ही। टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन निकालना, कैलकुलेट करना वो सीखेंगे। उसके बाद इसी में हम लोग थोड़ा पुली सिस्टम देखेंगे, है ना, पुली सिस्टम हो गया है। देन कांस्टेंट मोशन है, कांस्टेंट में 2 टाइप अपन लोगों का आ जाएगा, वेज कांस्टेंट पढ़ेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे, सम कांसेप्ट ऑफ स्यूडो या फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड वेइंग मशीन। ये सब पढ़ने के बाद देना अपन लोग इंटर करेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट अपन लोगों को का फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस कांटेक्ट में होता है तो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होता है, और ये फोर्स तभी डेवलप होता है जब बॉडी क्या होती है, जब ये मोशन में आती है, मतलब वो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग या मोशन में होने की टेंडेंसी आती है तब ये डेवलप हो जाता है, तो इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो पहले पार्ट में हम सारा जो सरफेस मानेंगे वो फ्रिक्शनलेस है, वहाँ पे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे, बिल्कुल स्मूथ सरफेस मान के चलेंगे। बट सेकंड पार्ट में फ्रिक्शन हम लोग इंक्लूड करके है उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, अपन लोग अब 1 बाय 1 देख लेते हैं थोड़ा। टेंशन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। नॉर्मल रिएक्शन, तो जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स है जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं एम मास एक ऑब्जेक्ट है, ये किसी एक सरफेस पे ऐसे रखी है, सरफेस अपन लोगों क्या स्मूथ है, तो ये जो एम मास की ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है। कितना फोर्स लगा रहा है, वेट। इसका वेट सरफेस को नीचे की तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। तो जितने फोर्स से ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन पुश कर रहा है, सेम फोर्स से सरफेस भी ऑब्जेक्ट पे उसके अपोजिटली अपवर्ड डायरेक्शन लगाएगा, जिसको अपन लोग बोलते हैं आर, और नॉर्मल रिएक्शन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में रखी हुई है तभी जब ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी, ठीक है। तो ये अपन लोगों को क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन, या इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है। सिमिलरली इसको इंक्लाइंड प्लेन पे अपन लोग देख सकते हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, इसका मास क्या है, स्मॉल एम एम मान लेते हैं, तो इसका वेट तो नीचे काम करेगा एम जी, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है थीटा एंगल पे क्या सबटेंडेड है। तो फिर जो नॉर्मल फोर्स होगा ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज। क्या होगा, पहली बात तो ये क्या है ना, पुशिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है, पुशिंग फोर्स है, पुशिंग फोर्स है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्स है, और ये ऑलवेज एक्ट्स perpendicular to the surface, always acts perpendicular to the surface। सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उसके परपेंडिकुलर ये फोर्स काम करेगा। अब अपन लोगों का सरफेस ये है, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे दबाएगा ना, तो इसके परपेंडिकुलर इसका नॉर्मल फोर्स ये होगा, ये। तो अब नॉर्मल फोर्स यहाँ कैसे कैलकुलेट करें, तो ऐसे केस में क्या, बॉडी अपन लोगों की यहीं पे रखी हुई है, बॉडी क्या रेस्ट पे है। जब रेस्ट पे है तो कोई भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लो और उनके अलावा इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस mj का कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, एक ये लाइन ले लेते हैं और एक ये लाइन इसके परपेंडिकुलर ये। तो जितना एंगल, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या है, ज्योमेट्री से देख लेना, ये भी थीटा ही आएगा। तो इस mg का इस थीटा के अलावा, जिधर थीटा उसके अलावा क्या जाता है, mg cos थीटा जाएगा, क्या जाएगा, mg cos थीटा। और इसके अलावा कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg sin थीटा। ये सब हम लोगों को कहाँ पढ़े हैं, अपन लोग पढ़े थे वेक्टर रिजोल्यूशन में, तो वहां से हम लोग पढ़ के आए कंपोनेंट ब्रेक करना। इधर हो गया mg sin थीटा, इधर हो गया क्या, mg cos थीटा। ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह रखी हुई है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल, ये सरफेस छोड़ नहीं रही है, ये बॉडी सरफेस को दबा रहा है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है।
और जितने फोर्स से इसको दबा रहा है इस सरफेस पे, इसको अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। आज जब सिंपली जैसे हम दोनों आपको दोनों हाथ सकते हैं क्या, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अपोजिट लगा रहे हैं, क्या है दोनों एकदम क्या कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन अपन लोगों का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू आएगा mg cos थीटा। और कभी कभी भाई इधर एक फोर्स लग रहा है लेकिन तब भी बॉडी के अरेस्ट पे है, तो इधर कोई एक फोर्स लग रहा होगा, कभी आपसे पूछ लेगा भाई वो फ्रिक्शन फोर्स है, सरफेस लगा रहे इस पे, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे mg sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, तो ये हो गया। तो नॉर्मल फोर्स अपन लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले हम न्यूटन की फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। इनर्शिया, इनर्शिया को सबसे पहले मेंशन किया था, बताया था किसने, गैलीलियो ने। अब गैलीलियो ने बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट होती है वो बाय इटसेल्फ अपनी स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, गैलीलियो का स्टेटमेंट था। बाद में इसको मॉडिफाई किया गया तो न्यूटन ने कुछ अपना स्टेटमेंट दिया था एक मैथमेटिकल वे में, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होती है, इट इज द टेंडेंसी, ये क्या है, टेंडेंसी, राइट, टेंडेंसी टू अपोज, टेंडेंसी टू अपोज, है ना, टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन state of rest or of uniform motion along a straight line is called inertia of a body of mass m, ठीक है। सिंपली क्या है कि कोई भी इसका स्टेटमेंट यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो बाय इटसेल्फ अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को अलोंग स्ट्रेट लाइन चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि हमको उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो अपनी स्टेट को चेंज करने से रेजिस्ट करेगा। तो बेसिकली वी कैन से दैट द इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, मतलब मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, मतलब उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमको उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये भी इनर्शिया तीन टाइप की होती है भाई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर अपन लोग बात करें क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो इट वांट्स टू स्टे ऑलवेज इन रेस्ट स्टेट। इनर्शिया ऑफ मोशन मींस कोई ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली मोशन में थी तो मोशन में कंटिन्यू रहना चाहिए। कब तक, ऐसा तब तक रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करोगे, मतलब अपने आप बाय इटसेल्फ अपनी स्टेट चेंज करने वाली नहीं है, इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना किसी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो यू हैव टू पुट फोर्स, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये तीनों हो गए, ठीक है। तो इसके बेस भी बहुत एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मींस बस उस वाला एग्जांपल आप लोग क्लास 9 पढ़ के आओगे कि अगर हम कोई बस है रेस्ट पे अचानक मोशन में आ गई तो हमको झटका लगता है ना, बस अचानक चल देती तो अपन लोगों को जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो बॉडी के साथ किस में आ जाता है, बस के साथ मोशन में आ जाता है, ठीक है। और हमको क्या हो जाता है, पीछे झटका लग जाता है, मतलब हमारा अपर पार्ट जो अभी भी रेस्ट पे रहना चाहती है तो इसलिए पीछे की ओर हम गिर जाते हैं। और अगर कोई मूविंग बस है तो जैसे वो ब्रेक मारा तो अपन लोगों को आगे की ओर क्या लगता है, जर्क लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे बस रेस्ट पे आई तो बॉडी का जो लोअर पार्ट कांटेक्ट में बस के वो तो क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया इंस्टेंटली, बट अपन लोअर पार्ट जो अभी भी वांट्स टू स्टे इन मोशन, तो इसलिए क्या होता है जैसे झटका लग जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप कभी एक चलते बस से उतरो तो कुछ देर तक आपको उस बस की डायरेक्शन में क्या होना है, चल दौड़ना है, और तब अपना उसके हाथ से हटा लेना है। कभी कभी आप लोग देखा होगा जो लोग अचानक चलती बस से स्लो ही बस रहते हैं अचानक उतरते हैं गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम बॉडी बस हमारी मोशन में है, हमारी बॉडी भी क्या मोशन में, और अचानक जैसे हम रेस्ट पे आएंगे जमीन पे पैर रखें तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, तुरंत तो रेस्ट पे आएगी नहीं, है ना, वो अभी मोशन में रहना चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाता है हम लोग गिर जाते हैं। तो इससे थोड़ा हमको बचना चाहिए। इनर्शिया डायरेक्शन क्या है, बस जा रही है ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, अचानक बस इधर टर्न हो गई लेफ्ट साइड ऐसे, तो आपको राइट साइड झटका लगा, क्योंकि जो बस जब लेफ्ट हुई टर्न हुई लेफ्ट साइड तो आपको राइट साइड झटके से लगा, क्योंकि जो राइट साइड आपका है वो पहले वो बस की डायरेक्शन थी, तो हमारे बॉडी का जो अपर पार्ट है उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, मोशन करना चाह रहा है, तो इसलिए उसको झटका लग जाता है।
और लोअर पार्ट तो बस के कांटेक्ट होने के साथ साथ वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो ये सब इनर्शिया के बारे में है। तो जो फर्स्ट लॉ आपका इनर्शिया का न्यूटन ने बताया था, और न्यूटन ने क्या एक्सप्लेन किया था, न्यूटन ने क्या बताया था कि इफ a इक्वल्स टू 0, अगर किसी बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है 0 है, ऐसा तभी होगा इफ, है ना, a इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ f इक्वल्स टू 0। मतलब ये कि अगर किसी बॉडी का एक्सीलरेशन 0 तो इसका मतलब तभी हो सकता है केवल और केवल तभी जब उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या 0 है। तो अगर F 0 तो आपको पता है क्या a इक्वल कितना होता है F बाई m। अगर भाई a 0 तो इसका मतलब F तो 0 होना ही चाहिए ना, तो a इक्वल टू 0 है, F इक्वल टू 0 तो a बीच क्या हो 0, a 0 तो a बराबर क्या होता है v माइनस u t बाई 0, है ना। चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, तो टाइम तो 0 होने से तो यहाँ क्या आ जाएगा v माइनस इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या v बराबर u। v बराबर u होने का मतलब क्या हो गया कि अगर जब तक उस पर किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स आप नहीं लगाएंगे तो उसकी मोशन चेंज नहीं होगी, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। अगर इनिशियली u इक्वल टू 0 है तो देन v इक्वल टू 0 होगा, मतलब बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहनी चाहिए। अगर आपको बॉडी u इक्वल टू मान लो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड चल रही है तो v बराबर कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड होगा, चलती रहेगी, कांस्टेंट चलती रहेगी। कब तक ऐसा, तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा। तो न्यूटन का स्टेटमेंट था, ये न्यूटन ने एक लाइन में ऐसे समेट दिया था। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर अब अपन लोग आते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तभी चेंज हो सकता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। तो उनका स्टेटमेंट ये था F इक्वल्स टू dp बाई dt। इसका मतलब क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, स्टेटमेंट तो यही था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द F एक्सटर्नल। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम का चेंज है वो एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग हटाते हैं तो क्या आ जाता है F एक्सटर्नल इक्वल्स टू आ जाता है K dp बाई dt। SI सिस्टम्स की वैल्यू 1 कंसीडर करके क्या कर देते हैं F एक्सटर्नल इक्वल टू dp बाई dt, अपन लोगों की फार्मूला जो बन जाता है। स्टेटमेंट यही है, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force। ठीक है, तो किसी बॉडी में मोमेंटम का चेंज डायरेक्ट वेरी करेगा फोर्स के साथ। तो क्या, तो स्टेटमेंट इसका हम लोग लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो लीनियर मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी के अलोंग ही चेंज आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है और मोमेंटम में चेंज किसी और डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो यार क्या न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब बेसिकली अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें जो आप लोग पढ़ो, क्या होता है कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, अब p क्या होता है ना, p लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी को अगर हम प्रोडक्ट ले ले, मल्टीप्लाई कर दो तो अपन लोगों को मिल जाता है उस मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मिल जाता है, और मोमेंटम बेसिकली उसकी मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर p बराबर mv रखें तो क्या आ जाएगा F इक्वल्स टू d बाई dt mv। ठीक है ना, मास हमारा क्या अगर कांस्टेंट है, अपन लोगों का मास कांस्टेंट न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आप हम लोग मास को कांस्टेंट मान के पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा F इक्वल्स टू m बाहर आ जाएगा dv बाई dt। अब d बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो F इक्वल्स कितना आ गया m इंटू a, यही वाला आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है ना। और ये जो F है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं F नेट। F नेट इक्वल्स टू क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ। अब इसके बहुत ढेर सारे इसके एप्लीकेशन देखेंगे, क्वेश्चन अब हम देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ फोर्स आपको पता ही है, यूनिट ऑफ फोर्स एसआई यूनिट न्यूटन लिखते हैं, है ना। सीजीएस की बात करें, सीजीएस की बात करते हैं तो अपन लोग क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। ग्रेविटेशनल सिस्टम में बात करते हैं तो क्या आ जाती है, दो यूनिट आ जाती हैं, केजीएफ एंड जीएफ, ठीक है। वहीं पे 1 केजीएफ इक्वल टू कितना हो जाता है, 9.8 न्यूटन, और 1 जीएफ इक्वल टू हो जाता है 980 डायन, ठीक है। ये यूनिट्स की बात हो जाती है। मोमेंटम की यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरी यूनिट यहां से निकाल दो तो क्या हो जाता है, न्यूटन सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड किसकी यूनिट होती है, मोमेंटम की होती है, ठीक है। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन अगर हम बात करें तो डायमेंशन फोर्स से क्या हो जाएगा, आप लोग पता है क्या, mL/-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, राइट। अब अपन लोग पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं नॉर्मल रिएक्शन और एबीडी, किसी ब्लॉक का ड्रॉ करना, ठीक है। अब अपन लोग बात करेंगे नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। अब थोड़ा इसमें क्वेश्चन भी अपन लोग देखेंगे नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स तो थोड़ा डिस्कस हो ही चुका है, ये क्या है, पुशिंग फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्स है, ठीक है। इसको न्यूटन सेकंड क्लास हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हम लोग कुछ देखे थे, कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल एम है या m1 मान लेते हैं, इसके ऊपर सेकंड ब्लॉक रखा क्या, m2। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, और ये क्या, ग्राउंड है। तो अपन लोगों को बताना क्या, नॉर्मल फोर्स ऑन m2 ड्यू टू ए जो है बी पे कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। फिर दूसरा नॉर्मल फोर्स ऑन m1 ड्यू टू ग्राउंड कितना लगा रहा है, ठीक है, ग्राउंड रिस्पेक्ट में। एंड टोटल नॉर्मल फोर्स ऑन m1, टोटल फोर्स नेट। तो अगर हम बात करें पहले का, तो इसमें हम लोग एक चीज देखते हैं, एफबीडी का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि जिस बॉडी का हमको फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करना हो तो उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस को हम लोग शो कर देते हैं, उसके डायरेक्शन को शो कर देते हैं। उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। मतलब सिंपल ये है कि किसी बॉडी पे लगने वाले सभी फोर्सेस को शो करना, उसका होता है, उसका एफबीडी होता है। जैसे यहाँ पे हम m2 को देखेंगे तो m2 अपन लोगों की है m2। अब m2 क्या कर रहा है, इस पे एक फोर्स दिया है, नीचे फोर्स लगा रहा है, m1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। कितना फोर्स कर रहा है, m2g। तो जितना फोर्स ये लगा रहा है नीचे, है ना, ब्लॉक m1 पे, m1 वाला ब्लॉक भी इस पे क्या लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं n1, ठीक है। तो m2 पे m1 कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, हो जाएगा n1 इक्वल टू m2g। सेकेंडली अगर m1 की बात करें तो ये m1 है, m1, और m1 पे एक फोर्स कौन लगा रहा है, n1, m2g कौन लगा रहा है, अपन ये b वाला ब्लॉक लगा रहा है। और ये m1 जो किस पे लगा रहा है, ग्राउंड पे लगा रहा है अपना m1g। तो जितना फोर्स m1g, ये ब्लॉक m1 ब्लॉक ग्राउंड पे फोर्स कितना लगा रहा है, m1g। तो m1g फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा, ग्राउंड, अपवर्ड डायरेक्शन मान लेते उसको n2। तो अगर हम नेट फोर्स बात करें तो ध्यान से देखो, m2g कौन लगा रहा है, b वाला लगा रहा है m1 पे, किधर लगा रहा है, डाउन लगा रहा है, m2g प्लस m1g, है ना, ये खुद लगा रहा है ग्राउंड पे। तो जो n2 होगा अपवर्ड डायरेक्शन में है ये, तो n2 बराबर अपन लोग क्या आ जाएगा, m2 प्लस m1 इंटू g, ये हो जाएगा। अगर हम बात करें क्या, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑन m1 ड्यू टू अर्थ या ग्राउंड कितना लगा रहा है, तो नेट फोर्स ग्राउंड कितना लगा रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F net ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, N2 माइनस
N2 माइनस M2G, ठीक है, N2 माइनस M2G कितना आ जाएगा, N2 की वैल्यू अपन लोगों की आई थी M2G प्लस M1G माइनस M2G, कट जाएगा, कितना हो जाएगा M1G। तो M1 पे जो नेट फोर्स है वो कितना है, M1G। जैसे पूछा ना नेट फोर्स ऑन ए, तो ये क्या है, अब अगर हमको नेट फोर्स देखना पड़े इस पे M1 पे नेट फोर्स देखना पड़े तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स ऑन M1 तो कितना आ जाएगा N2 माइनस M2G। तो N2 वैल्यू कितनी है M1G प्लस M2G माइनस M2G, कितना आ जाएगा M1G, ठीक, ये नेट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन M1, तो अर्थ के कारण या ग्राउंड के कारण जो M2 पे ये सॉरी M1 पे अपन लोगों का नेट फोर्स था वो ये आएगा क्या M1G। ये है, कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये कुछ ऐसे है सरफेस, ठीक है, ये सरफेस ए है और ये बी है, दिस एंगल इज 45। स्फीयर 1, स्फीयर बी, इन दोनों के बीच में भी एक स्फीयर लगा हुआ है, ठीक है। तो बताना क्या है कि ये स्फीयर इन दोनों सरफेस ए और बी पे क्या कंप्रेस कर रहा होगा, ये स्फीयर ए को इधर दबा रहा होगा, ये इसको इधर दबा रहा है, तो जितने फोर्स से ये इसको कंप्रेस कर रहा है, जितना फोर्स स्फीयर जो है ना, स्फीयर ए है हमारा, सॉरी सी बोल देते हैं, सी जितना ए पे लगा रहा है सेम फोर्स ए सी पे लगाएगा। तो आपको बताना है ना, अगर इसका मास हम मान लेते हैं क्या है एम ही है, चलो ठीक है, एम मास है, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये एंगल कितना 45 है। यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका ए बी डी बनाना है, ए और बी पे फोर्सेस शो करना है। थर्ड क्वेश्चन ये है, ये एक रॉड है, ठीक है, रॉड ऐसे रखी हुई है, तो ए और बी पॉइंट है, तो इस रॉड पे ए पे और बी पे क्या दिखाना है, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन बताना है, फोर्स शो करना है। अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ये यहाँ से हैंगे रॉड है, ये सरफेस पे रखी हुई है ना, ये रॉड है, तो इस पे आपको नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन शो करना है, ठीक। तो कैसे शो करेंगे, सिंपल देखो, ये थोड़ा आसान जल्दी हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लोग सोचोगे कि नॉर्मल फोर्स दिखाना है, तो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो आप लोग कुछ ऐसे बना दोगे, और यहाँ पे तो ये बना दोगे आप, ये मान लेते क्या N2 और ये क्या है N1, ठीक है। तो देखो ध्यान ये देना है, यहाँ पे ये दो पॉइंट्स कांटेक्ट में है, तो जब कोई पॉइंट है ना, कोई पॉइंट कहीं भी कनेक्टेड हो, तो किसी पॉइंट की तो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, सब उसके परपेंडिकुलर होती हैं। तो अपन लोग जहाँ पे दो बॉडी या दो कांटेक्ट होंगे, तो वहाँ पे वो वाला नॉर्मल इंक्लूड होगा जो दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर। अब जैसे यहाँ ए पे नॉर्मल है, आप लोग ऐसे बना सकते हो सरफेस, है ना, लगभग बच्चे इसको इधर बना देंगे ये, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस रॉड के ये तो नॉर्मल सही है, लेकिन ये जो सरफेस है इसके नॉर्मल नहीं है।
ठीक है, अगर हम ये वाला इंक्लूड कर ले रहे हैं, ये वाला नॉर्मल, तो ये n1 इस रॉड के भी परपेंडिकुलर है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो रूल क्या आया कि अगर जहां पे दो सरफेस कांटेक्ट में हो तो ऑलवेज वही वाला नॉर्मल लिया जाएगा जो सरफेस के कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हो गई। सिमिलर में भी यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये, ठीक है, n1, और यहाँ चूंकि स्ट्रिंग से बंधा हुआ तो नो डाउट फोर्स ये, इसकी डायरेक्शन यही होगी। ठीक है, ये आसानी से हो गए। अब अगर हम बात करें इस A का, इसका मास m1, इसका मास का m2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितने फोर्सेस होंगे, तो एक तो इसका नीचे कहाँ फोर्स काम करेगा, m1g काम क्या करेगा, m1g, इसका नीचे आएगा m1g। ठीक है, जो कि इसको कांटेक्ट में है। दूसरा ये जो है इसको इधर मान लेते हैं, प्रेस कर रहा है n1 मान लेते हैं, तो जितने फोर्स ये इस सरफेस को मान लेते हैं, बी सरफेस है, ये सरफेस, सॉरी सरफेस P है, सरफेस Q है, तो P वाला भी इसको उतने फोर्स से क्या करेगा, इधर लगाएगा, क्या लगाएगा, n1। ठीक है, n1। अब B वाला भी क्या है, इस सरफेस को इधर कंप्रेस करेगा और A वाला B पे इधर लगाएगा। तो अगर हम एट A पे सारे फोर्सेस देखें तो A पे कितना फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में P लगा रहा है क्या, n1, नीचे क्या लग रहा है, m1g, और इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ u डायरेक्शन में है ना, ऐसे लग रहा है क्या, नॉर्मल फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ये लग रहा है ऐसे। अगर B की बात करें तो B तो इसके कांटेक्ट में है नहीं, ठीक है, इसके कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये वाला इस पे क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, B वाला इसको इधर लगाएगा, मान लेते हैं n2, और Q वाला इस पे क्या फोर्स लगाएगा, n2, तो इस पे को फोर्स हो गया, इधर हो गया n2। ठीक है, और इस डायरेक्शन में हो गया नॉर्मल फोर्स ऑन B ड्यू टू A, क्योंकि B जितने फोर्स से A को कंप्रेस करेगा, A भी B को उतने फोर्स से कंप्रेस करेगा, लगाएगा। ठीक है, ये हो गया। एक कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंपली इस सेंटर की बात करें, ये तो ये वाला सरफेस इस पे कुछ इस डायरेक्शन में, ये इसको इधर कंप्रेस करेगा, मान लेते हैं n1, तो जितने फोर्स से हम इसको इधर कंप्रेस कर रहा है, सेम फोर्स से ये सरफेस भी इधर लगाएगा फोर्स n1 ना, और ये स्फीयर A सरफेस को जितने फोर्स से इधर कंप्रेस कर रहा है, मान लेते हैं n2, सेम फोर्स A भी इसको इधर डायरेक्शन में क्या लगाएगा, n2, और नीचे इसका क्या, mg। ठीक है, mg इसका काम कर रहा है। ठीक है, तो इस पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी इसका दिखा सकते हो फोर्स, m2g। ठीक है, m2g। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब इसको मैं पॉइंट पे कंसीडर कर लेते हैं, इधर एक फोर्स n2 इधर और एक इधर mg। ठीक है, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी कितना आएगा, 45, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल कितना है, 45, तो इसको हम डॉट डॉट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन का क्या है, n1 है, ये 45, तो ये भी 45, तो इधर क्या आ जाएगा, n1 का कौन सा कंपोनेंट आएगा, n cos 45, इधर आएगा n1 sin 45। ठीक है, तो बैलेंस कर देंगे तो क्या आएगा, n1 cos 45 इक्वल टू आ जाएगा अपन के mg के, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg, तो n1 इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, n1 इक्वल टू हो जाएगा तो यहां से n1 इक्वल टू हो जाएगा mg√2। ठीक है, और n2 को कैलकुलेट करना है, तो n2 के लिए क्या करेंगे, n2 के लिए अपन क्या करेंगे, n2 बराबर क्या है, n1 sin 45, n1 क्या आया है, mg√2, और sin 45 की वैल्यू कितनी है, √1/√2, कितना आ जाएगा mg, तो
N2 बराबर अपन का क्या है mg और N1 बराबर क्या है mg रूट 2, ठीक है।